गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम एशिया के कृषि के हालात की बात करेंगे। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो अभी तक हमने एशिया की जलवायु, धरातल, मिट्टी, वहाँ के खनिज, उसकी स्थिति की विशेषताएं, इन सब का बहुत डिटेल में अध्ययन किया। अब आज हम बात करेंगे एशिया की कृषि की। क्या इसकी विशेषताएं हैं, किन किन स्थानों पर इसका अच्छी स्थिति में कृषि पाई जाती है, और यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी है, और एशिया में भी हम सभी देशों को का जो कृषि का हालात हैं उस पे हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार की एशिया की लोकेशन है, यहाँ की जलवायु है, तो कृषि जो है वो एशिया महाद्वीप का एक प्राचीन व्यवसाय है, और आज भी एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य में ही लगी है। हमारी जो एशिया की इकोनॉमी है बेसिकली वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। और इस कृषि के विकास के अगर हम इतिहास को देखें तो हमें ये मालूम पड़ता है कि संसार में सबसे पहले कृषि का जो विकास हुआ था वो हांगो, गंगा, सिंधु, दजला फरात, इन्हीं नदियों की घाटियों में हुआ था। तो हम ये मानते हैं कि एशिया ही कृषि का जन्म स्थल है। एक तरह से सबसे पहले ये काम यहाँ पर शुरू हुआ। तो सभ्यता के विकास और वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी बहुत बदलाव हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ प्रारंभिक कृषि का रूप आदिम कृषि के रूप में था, और आदिम कृषि क्षेत्र में उपज प्राप्त करने के लिए केवल शारीरिक श्रम जो था उससे कृषि कार्य किया जाता था। मतलब हमारे पास कोई इस तरह के यंत्र या इक्विपमेंट्स नहीं थे जिनको हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे। अब अगर हम आधुनिक समय की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में बहुत नवाचार हो गया है, बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई है, और हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो हमारी कृषि पर जो है वो पेट भरने के लिए बहुत ज़ोर आता रहा, बहुत उसके ऊपर प्रेशर आता रहा, और हमने ये नए नए तरीके ईजाद किए कि हम किस प्रकार से कम क्षेत्र में भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकें। हमने ये देखा कि एशिया में इस तरह के प्रयास किए गए, उस चक्कर में हमने कई बार अपनी फसल की क्वालिटी को भी गिराया, परंतु इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का बर्डन यहाँ पर है कि हम यही कोशिश करते हैं कि हम अधिक से अधिक उपज इससे प्राप्त करें। तो उसमें हमने शारीरिक श्रम के साथ साथ पशु शक्ति का भी प्रयोग किया है, मशीनों का भी प्रयोग किया है, और अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने उत्तम किस्म के बीजों का प्रयोग किया है, देसी और रासायनिक खादों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, और हम नई नई तरीके कृषि के लिए इजाद कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कृषि की आवश्यकता को कभी भी कम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम और कॉन्टिनेंट से अगर इसको कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में अन्य महाद्वीपों की अपेक्षा कृषि योग्य भूमि की अधिकता है। यहाँ पर उस तरह के नदियों के मैदान हैं जहाँ पर कृषि कार्य अच्छी तरह हो सकता है। फ्लैट लैंड्स भी बहुत है जहाँ पर हम अच्छी तरह से अच्छी क्वालिटी की कृषि यहाँ पर कर सकते हैं। हम ये मानते हैं कि कंप्लीट एशिया का अगर हम अध्ययन करें तो कृषि योग्य भूमि का जो क्षेत्रफल माना गया है वो करीब 92 करोड़ हेक्टेयर्स एक अनुमान के अनुसार माना गया है। और ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप की लगभग 200 करोड़ जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। अगर हम प्रतिशत में बात करें तो हम ये बात करेंगे कि 64% पॉपुलेशन जो है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। हम देखते हैं कि ये आंकड़ा धीरे धीरे बदल भी रहा है, क्योंकि कृषि में आने वाली मुसीबतों को देखते हुए अगली पीढ़ी थोड़ी सी इससे विमुख हुई है, परंतु फिर भी हम एक अनुमान के अनुसार ये मानते हैं कि 64% पॉपुलेशन
कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इस प्रकार एशिया में अगर हम एक एवरेज निकालें, हम पॉपुलेशन और प्राप्त जो हमारे पास भूखंड है, अगर उससे हम एक एवरेज निकालें तो हम ये मानते हैं कि हर कृषक के पास लगभग 0.5 हेक्टेयर कृषि भूमि आती है। यह प्रति कृषक भूमि का भाग है जो केवल यूरोपीय महाद्वीप को छोड़कर सबकी तुलना में कम है। इसका कारण यह कृषि में लगी हुई जनसंख्या तो अधिक है, परंतु कंपैरेटिवली ज़मीन जो है, जो लैंड जो है वो इसकी कम है। मैं पीडीएफ के साथ आपको एक टेबल दूंगी, आप उस टेबल को पढ़िएगा जिसमें हमने अलग अलग देशों में कृषि में लगी जनसंख्या और वहाँ की कृषि भूमि, इसका एक चार्ट बनाया है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ देशों में या जहाँ पर प्रति कृषक ये भूमि ज़्यादा भी है और कई क्षेत्रों में भूमि पर लोगों का लोड बहुत ज़्यादा है। मतलब एक परिवार कृषि कर रहा है, उसके पास ज़मीन तो उतनी ही है, परंतु जैसे जैसे परिवार का साइज़ बढ़ता जा रहा है तो उसी लैंड पे उन सब की डिपेंडेंस होती जा रही है। तो एशिया की कृषि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कृषि पदार्थों के उत्पादन संसार के कृषि उत्पादन में अग्रणी है। उदाहरण के लिए भारत में संसार का सबसे ज़्यादा गन्ना, जूट और चाय सबसे ज़्यादा विश्व का यहाँ पैदा होता है। फिर हम आते हैं चीन पर, वहाँ पे विश्व का सबसे ज़्यादा चावल और सोयाबीन पैदा होता है। मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर पैदा होता है। तो एशिया महाद्वीप का विस्तार इस प्रकार का है कि यहाँ पर हर प्रकार की जलवायु, हर प्रकार की भौगोलिक स्थिति हमें मिलती है। मतलब धरातलीय विभिन्नताएं भी हैं, जलवायु की विभिन्नताएं भी हैं, मिट्टी की भी विभिन्नताएं हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फसलें हैं, जो हमारी कृषि की उपज है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी पाई जाती है। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा एक अनुमान लगाते हैं कि एशिया की कृषि के सामान्य अध्ययन में हम जो आवश्यक तत्व की जानकारी करा देना भी अत्यंत आवश्यक है कि एशिया का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो यहाँ के कृषि उत्पादन का लगभग 8% उत्पन्न करता है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है और ये जलवायु किसी भी वेजिटेशन के बढ़ने के लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है। तो अगर हम एशिया में फसलों की बात करें तो हम उसको मोटे मोटे तौर पर दो भागों में बांट लेते हैं, खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे खाद्यान्न फसलों की। हमें इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए खाद्यान्न फसलें कौन सी होती हैं जो हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करती हैं। तो एशिया की कृषि का प्राचीन रूप, आधुनिक कृषि का ढंग, नवीन कृषि की विधियां और बढ़ती हुई जनसंख्या और उसका कृषि पे बढ़ता हुआ जो दबाव है, वो ये सभी बातें यहाँ की खाद्यान्न कृषि के महत्व को बढ़ा देती है। यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है उसमें विश्व का सबसे बड़ा जो पॉपुलेशन का एक लोड है, उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारी एक मजबूरी हो जाती है कि हम अधिक से अधिक खाद्यान्न फसलों को पैदा करें, तभी हम इतनी भारी पॉपुलेशन का पेट भर पाएंगे। और यही कारण है कि महाद्वीप की कुल कृषि भूमि का योग जो 70% भाग है उस पे खाद्यान्न फसलें ही हम पैदा करते हैं। संसार में खाद्यान्नों के उत्पादन में जो कुल कृषि भूमि है उसका लगभग 50% तो अकेले एशिया में ही है और एशिया संसार में कुल खाद्यान्नों का 25% भाग उत्पन्न करता है। और यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये यहाँ की मेन फसलें। इनके साथ साथ कई और भी चीज़ें यहाँ पर पैदा की जाती हैं, पर मेन जो फसलें हैं वो ये फसलें। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे चावल के बारे में। आप ये देखिए, हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं या राजस्थान में चावल खाने का इतना ट्रेंड नहीं है, परंतु आप अदर स्टेट्स में चले जाइए, उनका भोजन जो है वो बिना चावल के पूरा नहीं होता है। और हम ये मानते हैं
कि एशिया में 40% लोग जो हैं वो भोजन के रूप में चावल ही खाते हैं, और इसीलिए बहुत प्रारंभिक काल से ही यहाँ पर चावल की खेती होती चली जा रही है। और आज भी पूरे संसार का लगभग 92% राइस का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन एशिया में ही होता है। तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी वो दशाएं हैं जो चावल की कृषि के लिए आवश्यक होती है, और वो सारी दशाएं उपयुक्त होने की वजह से ही यहाँ पर इतनी अच्छी मात्रा में चावल पैदा हो पाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तापमान की। तो चावल जो है वो हमें पता ही है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेशों की फसल है। उष्णकटिबंध की जो तापमान की दशाएं होती है वहाँ पर चावल की खेती हो सकती है। तो इससे आशय क्या है कि यहाँ इसका उत्पादन कहाँ होता है, जब तापमान ऊंचे होते हैं। और उसमें भी बहुत अलग अलग सिचुएशंस हमारे सामने हैं कि जब धान को बोते हैं तो तापमान 20 डिग्री के आसपास होना चाहिए, बढ़ते समय 24 डिग्री के आसपास होना चाहिए, और उसको पकते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एक एवरेज टेम्परेचर आदर्श स्थिति होती है। अगर तापमान 19 डिग्री से कम है तो वहाँ पर चावल की खेती करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतने कम तापमान में इसकी ग्रोथ नहीं होती है। अगर तापमान का वार्षिक जो औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री से 37 डिग्री के उपयुक्त है तो ये चावल की कृषि के लिए सबसे आदर्श दशा है। और इसमें बहुत अधिक लंबा अगर क्लाउड्स हैं, बहुत मेघाच्छादन है, तो वो भी कई बार इसके लिए नुकसानदेह हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्षा के बारे में। अब हम वर्षा के देखते हैं, हमें पता है चावल की कृषि के लिए अच्छी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो इसकी चावल के लिए तापमान से भी अधिक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ जल की पर्याप्त मात्रा से ही हम इसको पैदा कर पाते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि राइस इज़ अ वाटर लविंग प्लांट। ये जो राइस का प्लांट होता है ये जल प्रिय पौधा इसको माना गया है। और इसकी कृषि समतल क्षेत्रों में मेड़ क्यों बना देते हैं, जिससे जल जो है वो इसकी जड़ों में भरा रहे। तो धान का जो पौधा है वो कम से कम 75 डेज तक जल में डूबा रहता है। अगर इस समय उसको जल अवेलेबल नहीं होगा तो वो पौधा आगे ग्रो नहीं कर सकेगा। और हम ये मानते हैं कि साधारणतः इसकी कृषि के लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग जो होते हैं वहाँ इसकी कृषि की जा सकती है। और लगातार वर्षा का होना बहुत आदर्श स्थिति है। अगर कहीं पर वर्षा में थोड़ी कमी रहती है तो सिंचाई के द्वारा भी हम उसकी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। परंतु अगर हम अधिकांश जो चावल क्षेत्र हैं वो हम देखते हैं कि 150 से 200 सेंटीमीटर वाले प्रदेशों में ही पैदा किए जाते हैं। और जल की सुविधा की दृष्टि से नदी के डेल्टा हैं, कछारी मैदान है, बाढ़ वाले क्षेत्र है जहाँ पर ज़मीन में नमी की मात्रा पर्याप्त रहती है, वो चावल की खेती के लिए सबसे आइडियल, सबसे आदर्श क्षेत्र माने जाते हैं। फिर हम बात करते हैं मिट्टियों की। तो इसकी चावल की खेती के लिए हमें चिकनी या हम जिसे कहते हैं गहरी दोमट मिट्टी हमारे लिए एक आदर्श होती है, क्योंकि इसमें जल लंबे समय तक टिका रहता है और चावल के पौधे को, चावल का इसका जो पौधा होता है उसके लिए वो नमी जो है वो अत्यंत आवश्यक होती है। इसीलिए इसके लिए वो मिट्टियाँ आदर्श हैं जिसमें जल लंबे समय तक टिका रहता है। और एक बात इम्पॉर्टेंट और ये है कि चावल भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, अतः इसकी फसल को हरी खाद और रासायनिक खाद, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है वो भी इसमें डाले जाते हैं। इसके लिए हड्डियों की सुपरफास्फेट और अमोनिया की खाद को उपयुक्त माना गया है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, वो है श्रम।
श्रम मीन्स लेबर, और हम ये मानते हैं कि चावल की कृषि के लिए बहुत बड़ी मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। क्यों आवश्यकता होती है? इसको बोने के लिए, निराने के लिए, सिंचाई करने के लिए, काटने के लिए, ओटने के लिए और कूटने के लिए। इसमें सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, बहुत स्किल्ड लेबर इसके लिए हमें नहीं चाहिए। तो ज़्यादातर चावल का प्रोडक्शन किन क्षेत्रों में होता है? जहाँ पर पॉपुलेशन का घनत्व अधिक होता है, श्रमिक प्रचुरता से मिल जाते हैं। तो जापान, फिलीपींस, चीन, मलेशिया और इन सारी जगहों पे अब बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो चावल की है वो बहुत मैकेनाइज्ड भी हो गई है, और श्रमिकों की मात्रा अब इनको कम चाहिए। ये बहुत मैकेनिक तरीके से इसकी खेती करते हैं। यदि चावल के उत्पादन के लिए जलवायु और भूमि की अनुकूल दशा है तो ये शीघ्रता से पकता है, और चावल के खेत से वर्ष में चावल की हम 3 फसलें तक पैदा कर सकते हैं। किंतु साधारणतया हम ये देखते हैं ज़्यादातर जगह 3 नहीं 2 फसलें बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाती है। ये जो चावल की हम बात कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ पाई जाती हैं। अगर हम शीतोष्ण कटिबंध में देखें तो वहाँ जैपोनिका वैरायटी का चावल पैदा होता है। उष्ण कटिबंध में जो चावल पैदा होता है इंडिका होता है। कुछ इसकी घटिया श्रेणियाँ भी होती है, बहुत थोड़ा लोअर क्वालिटी का राइस भी हमें बड़ी मात्रा में मिलता है, परंतु हर तरह का राइस हमारे भोजन की आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखता है। अगर आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको अनेक तरह के चावल मिल जाएंगे, जिसमें बढ़िया बासमती चावल से लेकर और हम जो मोटा चावल धान या जो अनपॉलिश्ड राइस है उस तक की हमें बड़ी वैरायटी मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो चावल है खाद्यान्न फसलों में इसका स्थान सबसे ऊंचा है, और इसको पैदा करने के लिए किस प्रकार की दशाओं को हम देखते हैं, और ये दशाएं एशिया के बड़े भाग में पाई जाती है। और ये जो दशाएं हैं ये इनकी वजह से यहाँ पर अच्छी किस्म का चावल पैदा होता है। तो आज की क्लास में हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम अपनी कल की कक्षा में इसके उत्पादन की बात करेंगे। थैंक यू।